नमस्कार। कभी सोचा है कि डिप्रेशन आखिर है क्या? कोई कहता है ये बस उदासी है, कोई कहता है ये एक बीमारी है। तो चलिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। अक्सर सुनने में आता है, अरे बस खुश रहने की कोशिश करो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई इससे जूझता ही क्यों? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है या कहानी कुछ और ही है? सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 32 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया भर में इतने सारे लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। मतलब साफ है, ये एक बहुत ही गंभीर और फैला हुआ स्वास्थ्य संकट है। तो इस मामले की जांच शुरू कहां से हुई? वैज्ञानिकों के हाथ जो पहला सुराग लगा वो था केमिकल इम्बैलेंस का सिद्धांत। यानी लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि इसकी सारी जड़ दिमाग में मौजूद एक केमिकल का असंतुलन है। और ये शक की सुई जाकर रुकी एक खास केमिकल पर, जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं क्योंकि इसका काम ही है हमें अच्छा महसूस कराना। तो थ्योरी सिंपल थी, सेरोटोनिन कम तो खुशी भी कम। लेकिन क्या सच में बात इतनी सी ही थी? इसी सिंपल थ्योरी के आधार पर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बनाई गईं। उनका काम था शरीर में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना। और हाँ, इससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन साइंटिस्ट को जल्दी यह एहसास हो गया कि ये तो पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और फिर आया कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब ब्रेन स्कैन्स की टेक्नोलॉजी आई तो एक हैरान कर देने वाली चीज सामने आई। पता चला कि डिप्रेशन सिर्फ एक फीलिंग या एहसास नहीं है। ये तो ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को सचमुच बदल रहा था। खास तौर पे दिमाग के एक हिस्से में, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। सोच लीजिए, ये हमारे ब्रेन का मेमोरी और इमोशंस का कंट्रोल रूम है। देखा ये गया कि जिन लोगों को डिप्रेशन था उनमें ये कंट्रोल रूम आमतौर पे छोटा हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ नए ब्रेन सेल्स बनने की रफ्तार भी बहुत धीमी पड़ गई थी। नए ब्रेन सेल्स बनने की इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है न्यूरोजेनेसिस। आसान भाषा में कहें तो ये ब्रेन का खुद को रिपेयर करने का, अपनी मरम्मत करने का तरीका है। लेकिन जब स्ट्रेस और डिप्रेशन हावी हो जाते हैं तो वो उस रिपेयर के काम पर, इस न्यूरोजेनेसिस पर जैसे ब्रेक लगा देते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जब कोई कहता है कि बस इससे बाहर निकल जाओ, तो वो असल में ब्रेन के अंदर हो रहे इन फिजिकल बदलावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। केमिकल इम्बैलेंस, ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इस केस में एक और सह अपराधी यानी अकम्प्लिस का खुलासा हुआ, और वो हैं हमारे अपने जीन्स। जी हां, हमारी जेनेटिक्स। इसको समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने 800 लोगों को 5 साल तक फॉलो किया। उनका फोकस एक खास जीन पर था, जिसका नाम है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन। अब इस जीन के 2 वर्जन होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। और हम सबको इसकी 2 कॉपीज मिलती हैं, एक मां से और एक पिता से। अब रिजल्ट्स देखिए कितने क्लियर हैं। ये चार्ट दिखाता है कि मुश्किल हालात के बाद डिप्रेशन होने की कितनी संभावना है। जिन लोगों के पास इस जीन की एक छोटी कॉपी थी, उनमें से लगभग 33% लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। और जिनके पास 2 छोटी कॉपीज आईं, उनके लिए ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब साफ है, हमारे जीन्स भी तय करते हैं कि हम स्ट्रेस को कितनी बेहतर तरह से झेल पाते हैं। और इस जेनेटिक कनेक्शन के सबूत सिर्फ इस एक स्टडी तक ही सीमित नहीं है। अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन परिवारों में चलता है। ट्विन स्टडीज यानी जुड़वा बच्चों पर जो रिसर्च हुई है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि ये सिर्फ मन का खेल नहीं है, इसकी जड़ें हमारे डीएनए तक में हो सकती हैं। तो अब हमारे पास 3 बड़े सुराग हैं: ब्रेन केमिकल्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर और हमारे जीन्स। केस के सारे पहलू सामने हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब जानकारी के साथ रिकवरी के रास्ते कैसे खोजें, इस मामले को सुलझाएं कैसे? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रिकवरी विल पावर का टेस्ट नहीं है। ये ब्रेन को हील करने का, उससे ठीक करने का प्रोसेस है। याद है, हमने न्यूरोजेनेसिस की बात की थी। आजकल के ट्रीटमेंट्स का मेन गोल वही है, उस रुके हुए रिपेयर के काम को, यानी न्यूरोजेनेसिस को फिर से स्टार्ट करना, ताकि ब्रेन खुद को ठीक करने के रास्ते पर वापस आ सके। और ये जानकारी हमारे नजरिए को, हमारे रवैये को बिल्कुल बदल देती है।
बस स्ट्रांग बनो या इससे बाहर निकलो जैसी बातें ये सब बिल्कुल काम नहीं करती। इसके बजाय ज़रूरत है प्रोत्साहन की, सहानुभूति की, उनकी बात सुनने और उन्हें समझने की, आलोचना की जगह सहारे की। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं सपोर्ट के लिए? सबसे पहले सामाजिक अलगाव से लड़ना। अकेलापन इस बीमारी को और बढ़ाता है, इसलिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए प्रोत्साहन करना। बात करने से स्ट्रेस कम होता है। और सबसे ज़रूरी, प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं। काउंसलिंग और सही मेडिकल ट्रीटमेंट सच में बहुत असरदार हैं। तो अब जब हम ये सब जानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं बल्कि एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में अपनी सोच और अपनी बातचीत को कैसे बदल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।